हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस के 4 भाग अब तक पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 वीडियोज भूमिका की और 2 भाग। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा और अंतिम भाग। और ये भाग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम भाग में ही जो नाटक का कथानक है वो अपने चरम विकास को उपलब्ध होता है, चरमोत्कर्ष प्राप्त करता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के ये नाटक का तीसरा भाग। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो हिंदी पढ़ने वाले हमारे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बेरोजगार ही होंगे 99%, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की समस्याओं से संबंधित वीडियो डालता हूं, ठीक है। आपकी बेरोजगारी यदि आप भत्ता ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो वीडियोज अवश्य देखनी चाहिए। कोई भी समस्या हो दोस्तों, सबका मैं समाधान सॉल्यूशन देता हूं। आप यहाँ भी हिंदी की वीडियोस देखिए, लेकिन यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं दोस्तों, जहां मैं बहुत अच्छी तरह से सारा का सारा कुछ मैं बताता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पर अब लेखक कह रहा है स्वैगत कथन में कि वही कक्ष, अगली रात, बीच का पहर, कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है, सामने का द्वार बंद है। आपको पता है कि जो नंद है वो बुद्ध से मिलने के लिए चला गया है और सुंदरी है वो अब अकेली पड़ गई है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती हैं। सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं, वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था, भाव में कठोरता है। सुंदरी, किसी ने भी नहीं देखा, यह कब हुआ? अलका, नहीं देवी। सुंदरी, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की। अलका, नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला। सुंदरी, ना जाने क्यों आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मुझे तो यह संभव ही नहीं लगता कि। अलका, पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया, सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली गई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ, तो ताल का सूनापन मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना ना दूं, पर मुझसे रहा नहीं गया। सुंदरी, सूचना ना देने से वे लौट तो ना आते। ये हंसों के बारे में बातचीत चल रही है कि सूचना ना देने से वे लौट तो ना आते, परंतु अलका, मैं अब भी नहीं सोच पा रही कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता, परंतु मन यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से उड़ा सकता है, कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया है। भाई, राजमहल है तो वहाँ से चुराने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। तो विश्वास नहीं हो रहा है कि राजहंस जो इतने लंबे समय से वहाँ पर रह रहे थे, तो वो अचानक ऐसे कैसे उड़ के चले गए। अलका, नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि उन्हें ताल से चुरा ले जाता। सुंदरी, गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई, सामने की बात आज नहीं, साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह हो कौन सकता है। अलका, कुछ अव्यवस्थित, देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वह तो कल सारी रात और आज सारा दिन साथ के कक्ष से बाहर ही नहीं आया। इसी बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके पास रही हूँ। ठीक है, ये श्यामांग की बात हो रही है कि भाई जिस पे संदेह हो सकता था श्यामांग, वो तो कक्ष में ही बैठा पड़ा हुआ है, वो तो बाहर ही नहीं आया, तो वो तो उनको ले ही नहीं सकता, ना उन्हें उड़ा सकता है, ना उन्हें चुरा ले जा सकता है। ठीक है। सुंदरी, उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसलिए तय नहीं कर पा रही कि यह हुआ कैसे, परंतु राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? अलका, संभव है आहत
होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। सुंदरी, होने से कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो। सोचती सी सब चबूतरे की ओर बढ़ जाती है। अलका, रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? सुंदरी, अब तक और किया ही क्या है विश्राम के सिवा? अलका, चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मन स्थिति में रही हैं उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि। सुंदरी, देख, मैं फिर से इस विषय की चर्चा नहीं सुनना चाहती। अलका, फिर से यह कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में बात नहीं करने दी। तो आप अलका का ये कथन लगा सकते हैं, यहाँ पर एक आध दो कथन आएंगे अलका के, कि चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। ठीक है। सुंदरी, बात करने के लिए और भी विषय हैं, तू अपने विषय में बात कर सकती है। अलका, अच्छा, इतनी अनुमति दें कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं? सुंदरी, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। अलका, आवश्यकता ना सही, पर मेरे कहने से ही आप मलवा लीजिए। सुंदरी, कह दिया है ना नहीं, तू एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है? अलका, हट मैं कर सकती हूँ, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसादन रहने देती। बिना प्रसादन आपका रूप देख लीजिए, ये उस समय भी चलता था कि बिना प्रसादन आपका रूप, यानी कि बिना क्रीम पाउडर के आपका रूप है, वो तो रूप लगता ही नहीं है। ठीक है, तो आज को आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो भाई साहब, सौंदर्य में एक बहुत बड़ा कारण है वो क्रीम पाउडर का रहता है। ठीक है, जो असली सुंदरता है ना, तो उसको तो छिपा दिया जाता है एक पर्दे के पीछे, बाहर कुछ और ही नज़र आता है। आज आप देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फिल्मों में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं तो वहाँ आपको केवल पर्दा दिखाई देता है, असलियत दिखाई नहीं देती। इसलिए कहता हूँ कि असलियत जिस दिन दिखेगी ना, आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए अपने पर फोकस कीजिए, दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, सब आपके सौंदर्य से नीचे हैं, आपका सौंदर्य आपके अंदर है। सुंदरी, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? अलका, कुमार लौट आए होते तो क्या आप ऐसे रहती? इसलिए कह रही हूँ कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए, जिससे। सुंदरी, आगे के दीपाधार की ओर आती हुई कुछ तीखे स्वर में, तू समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ? प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने ना देती। मुझे खेद है तो यही कि जितना समय इसे गीला रखना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। यानी सुंदरी ने वो विशेषज्ञ की कह के गई थी कि भाई आप जब तक आएंगे तब तक मैं इसको पानी से भिगो कर गीला रखूंगी, और जो नंद है उसने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। तो कह रही है कि भाई जितना समय उसको रखना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा समय तक मैं इसे गीला रखा है मैंने, लेकिन अब मैंने भी नंद के आने की प्रतीक्षा है वो छोड़ दी है, मैं कब तक इसे गीला रखूंगी? अब प्रतीक्षा छोड़ दी है तभी तो मैंने इसे सूख जाने दिया है, नहीं तो सूख जाने क्यों देती? यदि नंद की मैं प्रतीक्षा करती तो। श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर वहां से एक कटोरी उठा लेती है। यह कटोरी है जिसमें पानी भरा था, पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेल कर खाली करती हुई। अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है, वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, और आने में कोई बाधा है तो। अलका, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं? सुंदरी, सोचने की स्थितियां होती हैं अलका, जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। इसको लगा लीजिए आप, सुंदरी का कथन है कि जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था, चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना दुर्बलता होती। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। ठीक है, अब उसने लगा लिया है कि भाई मैंने दुर्बलता की वजह से नहीं रोका था, मैंने तो उन्हें जाना दिया। यदि मैं उनको रोक लेती तो भाई ये मेरी दुर्बल चरित्र की एक अभिव्यक्ति हो जाती कि मेरा इतना मोह है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही थोड़े से समय के लिए अपने से दूर। तो यहाँ पर मैं संतुष्ट हूँ कि भाई अब मेरी कोई दुर्बलता नहीं है, अब वो नहीं आए तो मैं क्या करूँ। अलका सुगंधी जल की कटोरी लिए हुए उसके पास आ जाती है। अलका, मेरी एक बात मानोगी?
मेरी एक बात मानेंगी? सुंदरी, यही ना कि बात ना करके चुपचाप लेटी रहूं। अलका, उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी नदी तट पर भेजती हूँ कि। सुंदरी, नहीं अलका, किसी को वहाँ भेजना नहीं है। उन्हें लौटकर आना है तो अपने घर में आएंगे और नहीं आना है तो ना आए। अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वे ना आए, यह आप भी जानती हैं। अब तक न आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि समय पर न आ पाने का संकोच ही उन्हें रोके हो, या उधर से आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हों। सुंदरी, आखेट पर? हाँ, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने के लिए। अलका, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। आप जानती ही हैं भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह उनके मन में है। सुंदरी, जानती हूँ। अलका, तो मेरी बात माने और कुछ देर विश्राम कर लें। मैं सुगंधी जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी दो घड़ी में नींद भी आ जाए। सुंदरी, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? अलका, इस तरह खड़े खड़े नहीं, लेट रहने से नींद आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए थोड़ी ही देर लेट जाएं। सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई जैसे अपने से हाँ तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए झूले पर बैठ जाती है। अलका झूले के तकिए ठीक करके सहारे से उसे लिटा देती है। अलका, सब कुछ भूल जाने के लिए? बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ? आप अलका का ये भी कथन लगा लीजिए कि सब कुछ भूल जाने के लिए, बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ। घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधी जल से धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे से उसका माथा उसके हाथ पर रख देती है। सुंदरी, कई बार एक बात सोचती हूँ अलका। अलका, अब कोई बात मत करें, चुपचाप आंखें मूंद लें। सुंदरी एक बार उसकी ओर देखकर आत्मसमर्पण के भाव से आंखें मूंद लेती है। सुंदरी, यदि आंखें मूंद लेने से ही। अलका, कहा है ना बात मत करें। माथा सहलाना छोड़कर धीरे धीरे झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता छोड़कर दबे पैरों सामने के द्वार के पास आ जाती है। दबे स्वर से नीहा नीहा, यानी जो इनकी दासी है नीहारिका, उसको ये आवाज़ लगा रही है। नीहारिका उस ओर से आती है। लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। तू सो गई थी? नीहारिका, नहीं, थोड़ा ऊँग गई थी। अलका, धीमी बात कर। श्वेतांग लौटकर नहीं आया? नीहारिका, आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था ना कि देवी के सामने आकर बात ना करे। अलका, देख आया हो तो उससे कह दे एक बार झूले की ओर देखकर कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं। निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांग आता है। अलका हल्के पांव उसके पास चली जाती है और उसे धीमे स्वर में बात करने का संकेत करती है। अलका, उनसे भेंट हुई? श्वेतांग, नहीं। अलका, उन्हें देखा भी नहीं? श्वेतांग, नहीं। अलका, वे वहाँ नहीं हैं? श्वेतांग, वहाँ से कब के जा चुके हैं। ये क्या है कि अलका ने इनको श्वेतांग को भेजा था कि भाई तुम जाओ और नंद का पता लगा कर आओ कि वो महात्मा बुद्ध के आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर वो हैं या नहीं हैं। उनसे कह देना कि जो सुंदरी है तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए उनको देख कर के आओ। पीछा करते हुए इन्होंने भेजा था कि वास्तविकता में वो वहाँ हैं या नहीं हैं, या इतनी देर है वो क्यों लग गई। अलका, कुछ पता चला कि वहाँ से अकेले ही चले हैं या? श्वेतांग, अकेले ही चले हैं। अलका, वहाँ से किस ओर गए हैं? श्वेतांग, यह ठीक से पता नहीं चला। अलका, यह तो पता चला हुआ कि वहाँ उन्हें इतना समय कैसे लग गया। श्वेतांग, हाँ, जिस समय वहाँ पहुँचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितने ही देर वे उसके पास नहीं जा पाए। इस बीच कितनी ही बार उन्हें वहाँ से उठ आने को हुए, परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। अलका, फिर? श्वेतांग, अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। अलका, यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? श्वेतांग, नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहाँ से लौटकर
आने लगी। सुंदरी कुनमुना कर करवट बदलती है। अलका और श्वेतांग पल भर चुप हो रहते हैं। अलका यह निश्चय करके कि सुंदरी की नींद नहीं खुली, आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? श्वेतांग कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर विहार में चले गए। अलका ओहो, कैसा अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए। विहार में कितना समय रहे वे उनके साथ। श्वेतांग कितना ही समय, सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दें। अलका स्तब्ध होकर दीक्षित कर दें? श्वेतांग हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। अलका कर दिया गया और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया? श्वेतांग नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, परंतु जब आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश कटते रहे, तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि उन्होंने ना तो केस काटने का विरोध किया और ना तथागत की बातों की ओर ही ध्यान दिया। अलका और इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। श्वेतांग परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा, तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया। अलका अस्वीकार कर दिया? श्वेतांग हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए विहार से निकल आए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे और जैसे उन्हें अपने से और अपने से ही नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। अलका आशंकित स्वर से, और उसके बाद? तो दोस्तों, जो ये घटना है नंद के दीक्षित होने की, उनके केश काटने की बुद्ध विहार में, तो ये पर्दे के पीछे बताई गई है। अलका और जो श्वेतांग है, उनके संवादों के माध्यम से ही इस घटना का जो परिचय है वो दर्शकों तक पहुंचाया गया है कि भाई जो नंद है उसका है वो दीक्षा दे दी गई है और बुद्ध के आश्रम में दीक्षा दे दी गई है और फिर वो वहाँ से चले गए। ये इस नाटक की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए तो सुरेश अवस्थी जी ने इसकी आलोचना की थी कि भाई जो महत्वपूर्ण घटना है उसको तो कम से कम आपको पात्रों में, उसको वो जो रंगमंच है उस पर दिखाना चाहिए था। ठीक है, चाहे उसके लिए स्थान की अनुमति है वो खंडित होती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नाटक का जो यदि इस घटना को रंगमंच पे दिखाते तो दर्शकों पर इसका जो प्रभाव है ना, वो जो ये बता रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं पड़ता। तो इस प्रकार की जो नाटककार होता है और जो निर्देशक होता है, जो नाटक का मंचन करवाते हैं, तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कौन सी घटना मेन है और किस घटना का प्रभाव है वो दर्शकों पर पड़ेगा और किस घटना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी एक नाटक है वो वास्तविक मायनों में एक सफल नाटक कहलाता है। ठीक है। श्वेतांग उसके बाद का ही तो ठीक पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया था। अलका घने जंगल की ओर? परंतु अपने शस्त्रास्त्र उनके पास नहीं थे, फिर कैसे वे? श्वेतांग इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे यह समझ नहीं आता, परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए, इसलिए संदेह भी होता है कि कहीं जंगली पशुओं ने मार दिए नहीं हो। अलका अमंगल की बात मत सोचो, जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। श्वेतांग मैंने सोचा था यहाँ पर इसकी जो नंद की है ना, वो वीरता की जो है, शूरवीर टाइप की जो प्रवृत्ति है, वो चरित्रगत विशेषता है, वो सामने आती है। ठीक है, कि भाई वीर तो ये है। श्वेतांग मैंने सोचा था आर्य मैत्रेय से बात करूं, जिससे कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु क्या? श्वेतांग आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए हैं। आर्य मैत्रेय भी? श्वेतांग हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर। अलका नहीं, इन्हें अभी तक इस संबंध में बताना ठीक नहीं। श्वेतांग परंतु तुम यह नहीं सोचती कि इन्हें न बताना भी तो अहितकर सिद्ध हो सकता है? अलका ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं अभी जाकर इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। श्वेतांग गंभीर भाव से सिर हिलाकर बाईं ओर से चला जाता है। अलका झूले के पास आकर पल भर
सुंदरी को देखती रहती है। नींद अभी ठीक से गहरी भी नहीं हुई होगी, मन नहीं होता इन्हें इस नींद से जगा देने का। सच कितना कुछ गर्भ में लिए रहता है। कोई कोई दिन मन जितने को संभाल सकता है उससे कितना कितना अधिक। अब कितना अकुलाएंगी ये वास्तविकता को जानकर। साथ ही कितना चाहेंगी कि इनकी अकलाहट बाहर किसी पर भी प्रकट ना हो, मुझ पर भी नहीं। झूले पर झुककर देवी, फिर सुंदरी की बाहों को हल्के से छूकर देवी। तभी सामने के द्वार से नंद अंदर आता है। उसका वेश वही है जो पहले था, परंतु सिर मुड़ा हुआ है और शरीर क्षत विक्षत है। नंद, उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। अलका चौंक कर उसकी ओर देखती है। आप? नंद, हाँ मैं। तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। अलका, परंतु नंद, जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ है। अभ्यागत यानी कि अतिथि। अलका सिर झुकाई दाईं ओर को चल देती है, पीछे देखकर। आ जाओ भिक्षु। अलका एक दृष्टि अंदर आते भिक्षु पर डालकर बाहर चली जाती है। भिक्षु आनंद अंदर आकर द्वार के पास रुक जाता है। बैठने के लिए आसन मंगवा दूं? भिक्षु आनंद, नहीं, मुझे बैठना नहीं है। नंद, यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। भिक्षु आनंद, देख रहा हूँ स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। अब दोस्तों यहाँ पर नंद और जो भिक्षु आनंद है उसके बारे में, उनके बीच में, दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक बातें होंगी कि तुमने मेरा सर कलम कर वो केस हैं वो कटवा दिए, दीक्षा दे दी। ठीक है, अब इनके बारे में आंतरिक थोड़ी सी ने बातें होंगी, आध्यात्मिक दार्शनिक बातें होंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। नंद, बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ? यह नहीं देख पा रहे? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। ये क्या कह रहा है कि भिक्षु आनंद कहता है कि देख रहा हूँ स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। नंद, बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ नहीं देख पा रहे? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि तुम्हें चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। ये आप नंद का लगा लीजिए कथन, उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। इसका मैं आपको भावार्थ वो बताता हूँ। इसका दोस्तों अभिधार्थ है कि जो नंद है उसकी पत्नी भी सोई हुई है और उसके कमरे में, वो कहता है कि स्थान बहुत सुंदर है। तो नंद कहता है उसको व्यंग्यात्मक में, कोई स्थान है यहाँ पर पत्नी भी है और उसका सौंदर्य भी है, लेकिन तुम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हो, उसे नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, और तुम तो बौद्ध भिक्षु हो और तुम्हारे पास तो सौंदर्य को देखने की, नारी को देखने की दृष्टि नहीं है, क्योंकि तुम्हारे धर्म में रिवाज है कि भाई जो सुंदरता में नारी में है वो तो कामासक्त कहलाएगा, और इसीलिए ही तुमने मेरे केस कटवा दिए कामासक्त कह करके, काम वासना में मग्न कह करके। ठीक है, तो तुम्हारे पास वो दृष्टि कहाँ कि तुम किसी नारी के सौंदर्य को देख पाओ और उसकी प्रशंसा कर सको। तो ये बात है वो नंद कह रहा है। भिक्षु आनंद, तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उसे वंचित नहीं करना चाहूँगा। तुम बहुत उद्विग्न हो वन में व्याघ्र के साथ युद्ध में क्षत विक्षत होकर। अब जो जंगल की घटना थी उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी नंद की, वो भी है, वो मंच पे नहीं दिखाई गई है, उसका भी यहाँ पर वो आनंद है उसके माध्यम से ही वो बताया जा रहा है। इनके माध्यम से ही जो घटनाएं हैं उनको बताया जा रहा है। यदि ये मंच पर दिखा दी जाती तो नाटक है वो और अच्छा सफल हो सकता था। नंद, मैं जानता हूँ कि सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो। यानी जब नंद जंगल में गया था केस कटने के बाद में, उसके बाद में बुद्ध ने आनंद को भेज दिया था, इसीलिए आनंद को सब कुछ पता है, और इसीलिए ही जो नाटककार है वो आनंद को जबरदस्ती आनंद के पीछे महल तक लाया है, ताकि जो इस कक्ष को, ये कक्ष है जो रंगमंच बना हुआ है, रंगमंच पे जो कक्ष है वो प्रदर्शित हो रहा है, उसकी जो सूचना है, सारी कुछ सूचना है वो दर्शकों तक पहुंच सके कि भाई जंगल में क्या हुआ था। मैं जानता हूं कि सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, विहार से लेकर यहाँ तक। शायद तुम्हारे मन में आशा रही है कि मैं और कहीं भी जाऊं, लौटकर अपने घर नहीं आऊँगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसलिए प्रकट की थी कि सोचते थे कि तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। बिहार से सीधा यहाँ नहीं आया,
यह मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वह भी आकस्मिक घटना नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि भाई तुमने मेरे केस काट करके और दीक्षा दे करके तुमने मुझे बौद्ध बना दिया, बौद्ध भिक्षु बना दिया, तो अब मैं तुम्हारे इशारों पर चलूंगा, अब मैं काम वासना मेरी तिरोहित हो गई और सारी इच्छाएं हैं वो मेरी मर गई, नष्ट हो गई। ठीक है, और मैं तुम्हारे जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले ही जैसा हूँ, भले ही तुमने मेरे केस काट दिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बात यहाँ पर भाई साहब नंद की ठीक है। भिक्षु आनंद, निस्संदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तथागत का आदेश था कि तुम इसके साथ रहो। नंद, तथागत के आदेश के विषय में और कुछ नहीं सुनना चाहता। उनके आदेश से तुमने मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी कि वे मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि अनचाही दीक्षा के विषय में मैं क्या सोच रहा हूँ, परंतु उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा। तो उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में ना लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था कि भाई आपने जो मेरे साथ में जो ज़बरदस्ती की है उससे मैं राजी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी जो दीक्षा है इसको अस्वीकार करता हूँ और मैं आपके बौद्ध विहार से जाना चाहता हूँ। भिक्षु आनंद, उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। यही है भिक्षु आनंद क्या कह रहा है कि उत्तर तुम दे नहीं आए थे पात्र को छोड़कर, अब दे रहे हो तुम। तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है अब तुम मुझ पे निकाल रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में ना लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ ना आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। तीसरा अंश है अब तुम मुझसे जो कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आनंद का यहाँ पर संवाद आ सकता है कि भिक्षा पात्र हाथ में ना लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ ना आकर जंगल में चले जाना। तो आप ये पता लगा लेंगे कि कैसे कहाँ पर आता है संवाद। नंद, तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु, परंतु तथागत यह अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था। भिक्षु आनंद, वे इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भिक्षु आनंद, मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। नंद, और वह शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। भिक्षु आनंद, नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से वह शांत ना होगी। नंद, व्यंग के साथ, तो कैसे शांत होगी वह। भिक्षु आनंद, यह तुम मुझसे नहीं अपने से पूछ रहे हो। नंद, नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्य सत्य और स्मृत, जानता हूँ वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि मेरी नहीं। जब नंद सुंदरी के साथ में श्रृंगार में मग्न था तब तो उसका बुद्धम शरणम गच्छामि सुन करके उसका दर्पण टूट गया, तो वो बुद्ध की तरफ आकर्षित था। अब जब बुद्ध की तरफ गया, वहाँ उसके केस काट दिए गए, तो अब वहाँ से उसका मन विरक्त हो गया, वो सुंदरी की तरफ खिंचा चला रहा है। ठीक है, तो यही नंद की समस्या है भाई। ठीक है, यही इसी द्वंद्व में वह पीड़ित है। वो स्पष्ट तौर पर नहीं जान पाता है कि उसको करना क्या हो। इसका जवाब है वो सुंदरी इसके लिए देगी। भिक्षु आनंद, निस्संदेह नहीं तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। ये आनंद का एक संवाद है, आप लगा लीजिए कि तुम निस्संदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। नंद, बातें रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया। उस ओर मेरा कक्ष है, इस ओर उद्यान है। भिक्षु आनंद, मैं घर देखना चाहता था नंद, घर कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलम्ब हो रहा है, मैं अब यहाँ से चलना चाहूँगा। पल भर स्थिर दृष्टि से नंद की ओर देखता रहकर वापस सामने के द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर चलते हुए कामना यही है कि कभी ना कभी तुम्हें वह आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। नंद, ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भिक्षु आनंद, मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। किसी भी प्रश्न का उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। नंद, जाओ भिक्षु, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकना चाहूँगा।
उसकी ओर से मुंह फेरकर आगे के दीपाधार के पास आ जाता है। भिक्षु आनंद, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद के मुड़कर उस ओर देखने तक वह बाहर चला जाता है। नंद जैसे अपनी बात उसे सुनाने के लिए द्वार तक बढ़ जाता है। नंद, बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वह व्यक्ति? भिक्षु आनंद की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। नंद द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। वह हताश सा कक्ष में लौट आता है। अच्छा है, अब ये कह रहा है कि कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है। तो आनंद का यही मंतव्य था इसके प्रति कि तुम्हारे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक तो बुद्ध के प्रति है और एक तुम्हारा सुंदरी के प्रति है। तो सुंदरी वाले व्यक्ति ने तुम्हारा बुद्ध के प्रति जो व्यक्ति है उसको रोक रखा है, सीधी सी बात है। यही कहना चाहता था। अच्छा है, तुम नहीं रुकते तो मैं जानता हूँ कि तुम क्या उत्तर देते। कहते कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। नंद, मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग है। मदरा कुष्ठ के पास जाकर मदरा पात्र उठाता है, फिर रख देता है। नहीं, अभी मदरा नहीं लूंगा भिक्षु। तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिन्हें यह ना कह सकें स्मृति से इतना डर क्यों लगता है नंद? अपनी स्मृति को मदरा की विस्मृति में डुबो क्यों देना चाहते हो? मदरा कुष्ठ के पास से हटता हुआ, यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वह मैंने नहीं रचा। इसलिए झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है। अच्छा है, लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था शीघ्र ही लौट आऊंगा, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग्य उभरता उसका उत्तर शायद मैं ना दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठ जाने के बाद कल के मरे मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हो आई थी कि किसी भी तरह अपने को वहां से जाने से नहीं रोक सका। अब इसने जंगल जाने का कारण है वो बता दिया है कि भाई मैं क्यों गया था जंगल, कि जो मृग है वो जो मर गया था उसे देखने की जो इच्छा है मेरे अंदर बहुत ही प्रबल हो गई थी, इसलिए मैं मृग को देखने गया था। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर एक नोच खाई ठटरी को देखकर मुझे कैसा लगा, और फिर क्यों गुरगुराकर सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा उलझ पड़ा। क्यों मैंने जानबूझकर आत्मविनाश को निमंत्रित किया और फिर स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उस तरह लड़ गया। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दो प्रवृत्तियों के बीच में एक साथ जिया, कैसे और क्यों? और क्या उस तरह जीकर सुख मिला? वह क्या सुख की ही खोज थी जिसे उस तरह जीने के लिए विवश किया? आगे के दीपाधार की ओर जाता हुआ, या यह केवल मन का विद्रोह था बिना विश्वास, एक विश्वास के ऊपर लादे जाने के लिए, या इसलिए कि उस समय मैं इतना सत्वहीन हो गया था कि भिक्षु आनंद के करतनी उठाने पर चिल्ला नहीं सका। नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। नंद का ये संवाद आप नोट कर लीजिए। नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। अपनी छटपटाहट में कक्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता है। इतना समझ आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है, कि हर उन्मेष का परिणाम एक निमेष है। ठीक है, और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी हैं, कि सुख दुख नहीं, काई पर फिसलते पांव का स्पंदन मात्र है। जिस प्रकार से काई पर जो पांव है वो फिसल जाता है ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख के क्षण आते हैं। सुख भी फिसल जाता है और दुख भी फिसल जाता है। कोई भी ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। मात्र रेत में डूबती बूंद की अकुलाहट, परंतु वह स्पंदन, वह अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ, जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं है। आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे हैं? टूटे दर्पण के सामने रुककर क्षण भर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता रहता है। उन्होंने केश काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते, हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या मुझे? दर्पण के पास से हटकर उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है,
वह किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं, कि उसका होना ना होने से भिन्न नहीं है। परंतु मैं पूछता हूँ कि जब होने ना होने में कोई अंतर ही नहीं है तो फिर मेरे केस क्यों काट दिए झूले और पीछे के दीपाधार के पीछे बीच आकर, और काट ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नहीं उगाएंगे। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, आंखें बदल देते। तो यहाँ पर ये संवाद दोस्तों इसका नंद का है मोस्ट, कि केस काट दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है, ठीक है, कुछ ही दिनों में फिर नहीं उगाएंगे। अंतर पड़ता यहाँ से लगाइए कि अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल लेते, आंखें बदल लेती। झूले पर झुककर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया इस पर, इसका मुझे खेद है और इसे मैं अभी गीला किए देता हूँ। झूले के पास से सुगंधी जल की कटोरी उठाकर सुंदरी का विशेषक गीला करने लगता है। उंगली माथे से छूते ही सुंदरी अधकुली नीक से कुनमुना उठती है। नहीं नहीं नहीं, नंद अचकचाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। सुंदरी हड़बड़ाकर उठ जाती है। सुंदरी उद्भ्रांत स्वर में, कौन 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 है यहाँ? दाईं ओर से अलका और बाईं ओर से श्वेतांग घबराए से आते हैं। नंद सिर झुकाए पीछे के दीपाधार के पास चला जाता है। श्वेतांग, देवी। अलका, क्या बात है देवी, क्या हुआ? ऐसे क्यों हो रही हो? हाथ उसके कंधे पर रखने लगती है, परंतु सुंदरी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है। सुंदरी, ठहर, यहाँ कक्ष में कौन कौन है इस समय? अलका, कौन कौन है? आप हैं, मैं हूँ, श्वेतांग है। फिर नंद की ओर देखकर चुप कर जाती है। सुंदरी, और कोई नहीं है? कोई बाहर का व्यक्ति? अलका, बाहर का व्यक्ति? नंद की ओर से आंखें हटाकर, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? अर्थात नहीं आ सकता। सुंदरी झूले से उठती हुई, तो फिर मुझे क्यों लगा जैसे जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे से छुआ हो और एक आकृति आंखें खुलते खुलते मेरे सामने से हट गई हो। सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा भ्रम हुआ हो। अलका, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है। पुनः नंद की ओर देखकर, कल जिस समय से नंद हैं वो गए थे। सुंदरी, देख, कल की बात तुझे मुझसे नहीं करनी है, ना आज और ना आज के बाद ही कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं। अब श्वेतांग की दृष्टि नंद की ओर चली जाती और अपने उद्वेग को दबाने की चेष्टा में वह थोड़ा एक ओर हट जाता है। अलका, परंतु देवी। सुंदरी, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने देना नहीं चाहती। तो ये संवाद आप सुंदरी का भी ध्यान रख सकते हैं कि वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अलका, परंतु मैं कहना चाहती थी देवी, कहना चाहती थी कि नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते हैं। सुंदरी कुछ असमंजस में पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, क्या बात है? तेरे होठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं? आंखें इस तरह पथराई सी क्यों हो रही हैं? पल भर प्रतीक्षा करने के बाद तू कुछ कहना चाहती थी ना? बता, क्या कहना चाहती थी? अलका के मुंह से बात नहीं निकलती तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती हैं। तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह गुमसुम क्यों हो रही है? अलका से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर चली जाती हैं। और तुम श्वेतांग, तुम भी वहां जड़ से क्यों खड़े हो? सहसा अधीर होकर, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम लोग मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकते क्या? बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती हुई पल भर स्वयं भी स्तब्ध सी हो रहती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है कि उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है, कि उस समय आंख खुलने पर मैंने जो देखा। कहते कहते आंखें पीछे नंद की ओर घूम जाती हैं। वह मेरे मन का भ्रम नहीं था। नंद स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ यथार्थ था। सुंदरी सहसा आहत, यथार्थ, ओहो! आंखें मुद जाती और चबूतरे का सहारा लिए वहीं बैठ जाती है। अलका पास जाकर धीरे से उसकी बाहें पर हाथ रखती है। अलका, देवी। सुंदरी प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर से, तू जा यहाँ से। तुम भी जाओ श्वेतांग। श्वेतांग अंतर्मुख भाव से सिर हिलाकर
जाने लगता है। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए हैं, इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। श्वेतांग दाईं ओर से चला जाता है। अलका फिर सुंदरी के पास आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, और आप भी कुछ देर आभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगे? मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। और सुंदरी, मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ से जाने के लिए। अलका, मैं जा रही हूँ, जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि। सुंदरी अधीर स्वर में, केवल कितना कहना चाहती थी, बिना कहे नहीं जा सकती क्या? अलका, मैं जानती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। सुंदरी, लौट आए हैं चबूतरे से उठती हुई, नहीं, लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। ये सुंदरी का आप लगा लीजिए कि लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। तो ये नंद के बारे में कहती है। नंद दूसरा बढ़कर उसकी ओर आता हुआ, तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, केवल इसलिए कि किसी ने हठ से मेरे केश काट दिए हैं, मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया है। ठीक है, अपरूप यानी असुंदर। क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी, तू अब भी यहाँ क्या कर रही है? अलका, टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया इसलिए। इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पल भर दुविधा में रहती है। कहा है ना जा, मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाईं ओर से चली जाती है। नंद पल भर में अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहकर, मुझसे भी अकेली, यही अर्थ है ना तुम्हारा? सुंदरी स्वर को यथासंभव संयत रखने का प्रयत्न करती हुई, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ? नंद, इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो? सुंदरी सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लग रहा? नंद उससे आंखें हटाकर, मुझे क्या लग रहा है यह तुम कैसे कह सकती हो? सुंदरी, नहीं कह सकती ना, व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है। धीरे से मत्स्याकार आसन की ओर बढ़ जाती है। नंद, तो तुम कहना चाहती हो कि? सुंदरी, नहीं कहना मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठ जाती है। नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है। नंद, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने से और अब तक के बीच में जो कुछ हुआ है वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया मैंने, किन किन मन स्थितियों में जिया हूँ, और मैं उन सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती। सुंदरी, बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। नंद, फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घावों को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु इसके बाद सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूँ, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास ना हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा, यानी कि आनंद। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी ही छायाएं मेरे साथ रहीं, यानी कि खुद की छाया। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम। और तुम देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, और जब मैं आज तक नहीं कह पाया, लौट कर इसलिए आया था कि तुमसे कुछ कह सकूं। सुंदरी स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, अन्यथा ना आते ना? मैं जानती हूँ। नंद व्याकुल भाव से, नहीं, जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुम्हें बांटने की बात लेकर मैं आज सोचकर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए नंद के को, अपनी जिस वास्तविकता की को तुमसे बांटने की बात मैं आज कर सोच कर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल नहीं जानती। दोस्तों देखिए, इस नाटक में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो वो संवाद से ही बनेंगे। और तो आपके 10-5 क्वेश्चन है कि इस कथा का आधार किस नाटक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है, इसमें क्या क्या पात्र हैं, छुट्टी वाइज। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो संवाद से ही आएंगे आपको। तो हर पात्र के मुश्किल से, अब देखिए, श्वेतांग का कुछ पात्र नहीं है, ठीक है, श्यामांग के भी कुछ संवाद नहीं है, भिक्षु आनंद का 1-2 संवाद है, और आपके नंद के भी 5-7 संवाद हैं, एक सुंदरी है, और अलका का 1-8 संवाद है, और सुंदरी का है इसके 8-7 संवाद हैं। तो मुश्किल से 15 संवाद हैं, तो आपको ये आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
सुंदरी कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नंद मदिरा कुष्ठ की ओर जाता हुआ, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे। मदिरा पात्र हाथ में लेकर, देखो इस समय मेरा शब्दों पर वश नहीं है। कहना कुछ चाहता हूँ, बात मुंह से निकल कुछ पड़ती है। सुंदरी आसन से उठती हुई, शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। नंद चषक में मदिरा डालता हुआ, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो। जान सकता हूँ वह कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है। सुंदरी वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयत्न से यह अर्थ छिप नहीं जाएगा। नंद चषक हाथ में लिए अत्यधिक गंभीर भाव से, देखो तुम्हें यदि लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही कहना चाहिए कि कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे। नंद जैसे हार कर हाथ का भरा हुआ चषक वहीं उड़ेल देता है। नंद ठीक कहती हो, तुम मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एकटक उसकी ओर देखती रहती है कि अब सचमुच में अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो। सुंदरी जान अब नहीं गई हूँ, सदा से जानती रही हूँ। अब नंद आगे सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता रहता है। जानती रही हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, और जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक आध बार प्रभावित होते हैं और आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास भी था कि शायद आप मेरी सोच करके आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए लौट आएंगे। अपनी उत्तेजना से निढाल पल भर रुकी रहती है कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई उस समय नंद है वो सुंदरी का श्रृंगार कर रहा था, तो शायद सुंदरी ने सोचा था कि आप इस प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे और शायद आप जल्दी लौट आएंगे। लेकिन जो नंद है दोस्तों, वो पहले सुंदरी से प्रभावित था, फिर वहाँ बुद्ध के पास जाकर वहाँ बुद्ध से प्रभावित हो गया, तो यही इसकी समस्या है। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है। नंद बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है, बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ, नहीं उतना गहरा नहीं है, मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को। तो यहाँ आप ये सुंदरी का भी लगा लीजिए, सुंदरी का ये कथन है नंद के प्रति, उतना गहरा नहीं है, मैंने जाना है उससे नहीं है उसमें अधिक जानने को। नंद भी अपने को संयत रख पाने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिर आकर है उससे थोड़ा 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 अधिक है, और आज तुम जानने की बात कर रही हो तो अच्छा है, उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर स्थिर किए हुए उसकी बात सुनती रहती है, जैसे निरंतर आघात करता हुआ, मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, बरसों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण, और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूँ वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। तो जो नंद है ना, वो इसको अपनी आवश्यकता बताता है, अपनी आवश्यकता घोषित करता है कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो वो मेरी एक आवश्यकता है, और मैं कल यदि बुद्ध के पास गया तो वो भी मेरी एक आवश्यकता थी। ठीक है, वो अपने द्वंद्व को नहीं देख पा रहा है कि भाई मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो इसे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पास था तो ये मेरी एक आवश्यकता थी, कल मैं बुद्ध के पास गया तो वो भी मेरी आवश्यकता थी, बुद्ध के पास जाना मेरी विरक्ति की जो है मेरी लालसा है, तुम्हारे पास रहना मेरी कामना और काम वासना की जो है आवश्यकता है, उसके लिए मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। ठीक है, तुमसे प्रेम है, ये मेरी आवश्यकता है। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। मैं कब से जानता हूँ कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूँ, यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ कितना किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। मतलब 100% है वो किसी के साथ में, किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थान पर, किसी के भी साथ में, किसी भी परिस्थिति में नंद है वो जी नहीं सकता है, और इसका उत्तर है उसे खुद भी स्पष्ट नहीं है। फिर उसके पास आकर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सब सुनना सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि तुम समझती हो तुम वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं नक्षत्र की तरह घूमता हूँ,
परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कहीं वृत्त नहीं है, जिसका कोई धुरा नहीं है। भाई वो कह रहा है कि सुंदरी से, हाँ तुम्हें ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है, सहन नहीं होगी, क्योंकि तुम समझती हो कि भाई तुम वो केंद्र हो जिसके सारे में घूमता रहता हूँ, तुम एक ही केंद्र हो, ठीक है। लेकिन मेरे तो भाई दो केंद्र हैं, मैं कभी बुद्ध के चारों तरफ घूमता हूँ और कहीं मैं तुम्हारे चारों तरफ घूमता हूँ, और मैं तो एक ऐसा टूटा हुआ नक्षत्र हूँ जिसका कोई वृत्त ही नहीं है, एक वृत्त की तरफ नहीं घूमता है, वो कई वृत्तों में घूमता है, ठीक है। उसकी कई जीवन धाराएं हैं। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देखने लगती हैं। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। ये भाई साहब, यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका गद्यांश आता है, जैसे बीएम पढ़ते हैं वहाँ पर ये नाटक लगा हुआ होता और वहाँ पर गद्यांश व्याख्या के लिए देना चाहता, तो दोस्तों टॉप मोस्ट इसका गद्यांश है कि मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं। ये नंद का दोस्तों सबसे बड़ा संवाद है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे और नोट कर लीजिए। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं। उपरोक्त संवाद किसका है? तो ये है दोस्तों नंद का। अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है, जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ लगता है कि वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ। स्वर और आंखों में व्याकुलता तथा हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। उनके पास था तो मन यहाँ आने के लिए व्याकुल था, अब तुम्हारे सामने हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है। दोस्तों इस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। आज के समय में आप अपने साथ में थोड़ा सा कभी चिंतन करके देखना, जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले तो आप गहराई में जा कर के थोड़ा सा अपना आंखें बंद करके सोचना कि आपके सामने भी तो आजकल यही तो समस्या है सबके सामने, कि जो भी व्यक्ति है वो एक साथ नहीं रहना चाहता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो प्रेमिका के साथ होते हैं, और जब प्रेमिका के साथ होते हैं तब आप पढ़ाई की सोचते हैं कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। जब मोबाइल चलाते हैं तो फिर पढ़ाई की सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको मोबाइल याद आता है। तो आप जहाँ हैं ना आप वहीं नहीं हैं, ठीक है। यही बात है। नंद और भाई साहब इस नाटक के माध्यम से बहुत गहरा संदेश देने का ये कोशिश यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ हो या वहाँ सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा अनुभव करता हूँ, क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यह भी हूँ और वह भी हूँ। इनमें से कोई एक जैसा नहीं, जैसा कि तुम सब अलग अलग में विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ। हाँफता सा चुप कर जाता है। पल भर दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रतीक्षा करते हैं, फिर सुंदरी धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी: और बस, और कुछ नहीं, बस अब आपके पास कहने को। नंद हताश दृष्टि से उसे देखता हुआ सिर हिला देता है कि अब कुछ नहीं है। नंद: नहीं, और कुछ नहीं, सचमुच और कुछ नहीं मेरे पास कहने को। सुंदरी: और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा और अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा है। कि भाई तुमने कहा था कि अर्थ बहुत गहरा है, तो मैं तो सोच रही थी कि शायद और कुछ गहरा हो, लेकिन तुमने जो बताया है ना ये तो मतलब बहुत ही थोड़ा है। नंद अंदर के आवेग में रुद्धकर: कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तोल सकती हो तुम। सुंदरी: और कुछ ना सही, आपकी बात का अर्थ अवश्य तोल सकती हूँ, और वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि। नंद और भी रुद्धकर: हाँ हाँ हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, मैं केवल। सुंदरी: आप विश्वास न करना चाहें तो भी वास्तविकता यही है कि। नंद असह्यता की स्थिति पर पहुंचकर: मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूँ तब तक इसका केवल इतना सा ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है, और उतने से ही आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है। उंगली पर अंगूठा रखते हुए: केवल इतनी सी। सुंदरी: अपने पर अधिकार खोकर अन्यथा इतनी सी भी। सुंदरी: अपने पर अधिकार खोकर अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। नंद असह्यता के चरम पर आकर: तुम। उसकी बाहें हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाहें से अलग कर देती है। सुंदरी: अब ये दोस्तों ये मेन संवाद है। सुंदरी: तुम कितने बिंदु खोजे हैं और आज तक तुमने।
मतलब तुमने कितने बिंदु खोजे हैं जाने के, लेकिन तुम कभी एक पॉइंट पर रुके ही नहीं, एक जगह पर रुके ही नहीं, एक मने दशा में मने स्थिति में रुके ही नहीं। जाओ एक और बिंदु खोजो, कितने कितने शब्दों में ढांपा है उन बिंदुओं को, जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु, कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे सब शब्द। फिर भी क्यों वही के वही बने रहते हो तुम, वही अपने भाव को संभालने का भरसक प्रयत्न करती हुई, वही वही कि तुम भाई तुमने बहुत ज़्यादा बिंदु खोज लिए और तुम हर बिंदु की तरफ बढ़ते हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है। और हर बिंदु में तुम अपनी कल्पनाएं करते हो, विचार करते हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरा जुड़ा विषय है, लेकिन फिर भी तुम वैसे की वैसे ही हो। जैसे कि मान लीजिए आज हम क्रिकेट खेलना सीखना चाहें, कल हमने किसी और को देख लिया तो उससे प्रभावित हो गए, फिर हम मान लीजिए कि हम कुकिंग करना चाहें, कल फिर हमने देख लिया, फिर हमें आईएएस बनना है, फिर हमें टीचिंग करनी है, फिर हमें यूट्यूबर बनना है, फिर हमें कुछ करना। तो ऐसे ही तुम्हारे कितने बिंदु हैं और कितने तुमने विचार उन बिंदुओं पर लटका लिए हैं और तुम कुछ भी नहीं हो सको। तुम्हारी स्थिति वही की वही है, तुम केवल इधर से इधर, इस बिंदु से उस बिंदु पर, उस बिंदु से इस बिंदु पर केवल भटकते रहे हो, तुम्हारा कुछ भी आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये बताना चाहते हैं मोहन राकेश कि यदि तुम्हें अपना आंतरिक परिवर्तन करना है, अपनी जो तुम्हें स्थिति बदलनी है, तो दोस्तों एक बिंदु पर आपको अड़िग रहना होगा। एक बिंदु चाहे वो सही हो या गलत, यदि आपने गलत बिंदु चुन भी लिया है तो आपको एहसास हो जाएगा, फिर उस गलत को छोड़ करके आप सही पर चुन ली। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि अभी सही है चीज़, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। और जब तक आप टिके रहेंगे दोस्तों, तभी आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल कर लिया है और आपकी जो आंतरिक परिवर्तन है उसमें कुछ बदलाव हुआ है और थोड़े से आपका जो विकास है वो ऊपर की तरफ हुआ है। नंद कुछ पल स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रहती है, परंतु उसके जाते ही सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली आपका लहरों के राजहंस है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह नंद की जो स्थिति है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले भूमिका से, उसके बाद में इसके पात्रों से, उसके बाद में इसके संवादों से और इसके बाद में इसके मूल भाव से। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ज़्यादातर तो दोस्तों कल में संवादों के क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा नहीं, ठीक है। एक आध दो में संवाद करा भी दूंगा कि हाँ आपने नोट डाउन किए हैं या नहीं, ठीक है। और जो भी दोस्तों मैंने इतनी व्याख्या से बोला है, इतना विस्तृत मैंने बोला है, इतना समय लिया है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाते समय ही बता दिए हैं। यदि आपने ध्यान से सुने हैं दोस्तों, तो आप उनको वहीं पर नोट करते जाइए, ठीक है। और फिर भी मैं आपको कल है वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 10, 15, 20 जो भी दोस्तों बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आपका नाटक है वो समझ में आएगा। और दोस्तों एक बार किताब ले लीजिए और एक बार किताब से भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। किताब से भी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो भी चल जाएगा, लेकिन जो भूमिका है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए आप किताब ले लीजिए। नहीं तो फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी आपके पास पीडीएफ बना करके मैं आपको भेज दूंगा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही दोस्तों मैं हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अब मैं शुरू करने वाला हूं और आप देखेंगे कि किस तरह का हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी नेट आदि सभी के लिए हिंदी विषय की तैयारी के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल हिंदी हब। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।